नादरीन, सबसे पहले अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब। ये पाकिस्तान के साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत लंबे अरसे तक प्रोग्राम करते रहे पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। उसके अलावा एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और अभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है। और वजह वही है जिस वजह से बहुत सारे और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या लोग पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर है कि पाकिस्तान में उनके लिए जो है वो ज़मीन तंग की गई है। तो मुईद पीरजादा साहब के घर में रात गए अचानक से आग भड़क उठी और ये पुरस्कार तौर पे आग लगी है। वो ये बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पे डिनर पे थे। उनकी वाइफ जो है वो बरतानिया में है, खुद वो अमेरिका में रहते हैं। और उनकी बेटी की कॉल आई कि घर में गैराज में आग लग गई और फौरी तौर पे बच्चों ने 911 पे भी कॉल कर दिया। अभी तक आग लगने की वजह समझ नहीं आई, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने ये बताया था और इसको स्कॉटलैंड यार्ड इस वक्त इसकी तहकीकात भी कर रही है मामले की कि उनके घर में तोड़फोड़ के अलावा आग लगाने की कोशिश की गई है। और उससे पहले शहजाद अकबर साहब पे एक फिजिकल अटैक भी उनके घर के दरवाजे पे एक शख्स ने अंदर दाखिल होकर किया। तो अगर आप इन चीजों को प्लस माइनस करें तो ये डॉक्टर मुईद पीरजादा कई मरतबा ये कह चुके हैं कि उनकी अपनी जान खतरे में है। वो कई मरतबा खतरे का इजहार भी कर चुके हैं और वो बरमला अक्सर ये कहते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जान को खतरा है या उनके पीछे पड़े हुए हैं लोग या उन्हें इस किस्म के पैगामात दिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। और अभी क्योंकि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, डॉक्टर साहब ने खुद भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात करें जिससे कोई स्पेकुलेशंस हो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जरा मामले को देखते हैं गहराई से। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस का और जो फायर ब्रिगेड का रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। इसमें डॉक्टर साहब ने तारीफ भी की। वहाँ अमेरिका में आपको पता है वो सुपर पावर है, उन्होंने अपना निज़ाम अपने इदारे तो अपने लिए बहुत शानदार बनाए हुए हैं और मुईद पीरजादा साहब एक अच्छे इलाके में भी रहते हैं। बहरहाल अभी देखते हैं इस मामले में क्या होता है, लेकिन जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ये खतरा तो बदस्तूर मौजूद है। थोड़े दिन पहले डॉक्टर मुईद पीरजादा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें 85 साल तक की सजा सुनाई गई थी। ये रद्दी की टोकरी में जाएगी, लेकिन बड़ी अफसोसनाक हरकत है जो पाकिस्तान के अंदर की गई। साबिर शाकिर भाई हैं, मुईद पीरजादा साहब हैं, वजाद सईद साहब हैं, 2 रिटायर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो इन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। अब नाजरीन पाकिस्तान में आए तो जो सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है अब तक जो दिखाई दे रहा है, एक तो स्ट्रीट मूवमेंट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोशिशें कर रही है। वो जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़े। और इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मूवमेंट हो रही है। पंजाब में सुहेल अफरीदी का चक्कर लगाने के बाद कुछ मूवमेंट में बेहतरी आई है और उसके बाद आलिया हमजा साहिबा ने और दीगर लोगों ने मकामी सतह के ऊपर अवामी तहरीक शुरू करने के लिए जो स्ट्रीट मूवमेंट है जो चलनी है उसके लिए उन्होंने मोमेंटम बनाना शुरू किया है। लेकिन वो मोमेंटम जो 2024 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास था वो अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास नहीं है। जो मौका उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को मिला था उसका आधा मौका भी अभी सुहेल अफरीदी साहब को नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से ये मोमेंटम आगे बढ़ रहा है ये बढ़ता जाएगा। खासतौर पे मज़ार कायद पे जो एक बड़ा प्रोग्राम करने का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फैसला कर रही है कि मज़ार कायद पे हाजिरी देंगे सुहेल अफरीदी साहब। अगर सिंध की हुकूमत ने रोड़े ना अटकाए तो 11 तारीख को एतवार वाले दिन मज़ार कायद पे बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर वहां पे इकट्ठे हो गए तो पूरा एक जलसे का समा हो जाएगा। फिर वजीर आला सिंध ने भी ये कहा कि मैं दावत देता हूं वो आए और मुझे भी मिले। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैं अपने लोगों से मिलने आ रहा हूं, अपने लोगों को मिलूंगा और अपने लोगों के मसाइल लेकर वजीर आला से भी मुलाकात करूंगा उनके हल के लिए। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव जेस्चर है दोनों जानिब से। ये मुलाकात भी होनी चाहिए, दीगर मुलाकातें भी होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे आप जितना मर्जी लड़े, जो मर्जी करें, आपको टेबल पे बैठ के मसला हल करना पड़ता है। और मसला है क्या? मसला है मैंडेट चोरी का, मसला है पाकिस्तान में जाली मुकदमात का, मसला है एस्टेब्लिशमेंट की लगातार और बेजा सियासत के अंदर और दीगर इंतजामी मामलात के अंदर मुदाखलत का। ये मसला अगर बैठ के सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट हल कर ले तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। नादरीन, बहुत सारे टीवी चैनल ना 2026 शुरू हुआ है तो वो सवालात ये कर रहे हैं टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में, हर जगह पे
और ये ज्यादातर नजूमियों को बुला के प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक तो नजूमियों बेचारों को बिल्कुल ही मायूस कर दिया गया है और बाउंड कर दिया गया है कि तुम में से किसी ने इमरान खान के बारे में कोई उम्मीद वाली ज्यादा बात नहीं करनी। जो भी बात करना चाहता है आसिम मुनीर साहब की गेम चुको, शहबाज शरीफ और उसकी जो हुकूमत है उसको ऊपर उठाओ और ये बताओ कि जनाब मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और प्रवास कर रहा है और ऊंची प्रवास की तरफ टेक ऑफ करने वाला, तो इस किस्म की बातें तुमने करनी है। तमाम नजूमियों को बाउंड कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है जो बार बार पूछा जा रहा है सवाल, वो सवाल जायज है या नहीं। 2025 जब आ रहा था तो ये सवाल किया जा रहा था कि क्या 2025 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 2026 जब आ रहा है तो सवाल किया जा रहा है कि क्या 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या 2025 में या 2026 में फौज सियासत में किरदार अदा करना बंद कर देगी, क्या अदलिया पे और मीडिया पे दबाव डालना बंद कर दिया जाएगा। सवाल तो ये होना चाहिए। 2025 भी इमरान खान का था, सब जानते हैं। 2024 में तो इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान के इलेक्शन में, और अगर इमरान खान की रिहाई का तो सबसे बड़ा इम्कान था जिसका हम सब ने इजहार भी किया, तो वो 2024 में था, 26वीं आईनी तरमीम से पहले। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे बड़ा इम्कान आज से 1.5 साल पहले था, क्योंकि देखें ना 2024 का इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे, मैंडेट उनका था, चोरी कर लिया गया था, एक इंटरनेशनल और अंदरूनी दबाव था बहुत बड़ा उस वक्त हुकूमत के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी गुड्डी भी नहीं चढ़ी थी, तो वो हालात जो है वो सबसे ज्यादा मुवाफिक थे और अदालत भी कुछ हद तक आजाद थी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि 2024 के इख्तिताम तक इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, और ये बज़ाहिर दिखाई भी दे रहा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे वकला ये बात कर रहे थे, बल्कि तारीखें दे रहे थे, और हम ये खबरें भी आपको बता रहे थे, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, फलां ने ये दावा किया। लेकिन जब 2024 में ये नहीं हुआ और 26वीं आईनी तरमीम आ गई, तो उसके बाद मामला इमरान खान साहब ने कहा कि सड़कों पे ही हल होगा, और आज भी यही सूरत हाल है। अवाम ही फैसला करेगी। जब तक अवाम लाठी अपने हाथ में नहीं थाम लेती तब तक ये भैंस अवाम के कंट्रोल में नहीं आएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सादा सा बात है। अब 2025 भी इमरान खान का था, यानी इमरान खान का साल रहा। पूरे साल में इमरान खान डिस्कस हुआ। 2026 के पहले दिन सबसे ज्यादा इमरान खान डिस्कस हुआ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप हर जगह पे जाकर देख लें कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस कौन होता है, सबसे ज्यादा सर्च कौन होता है, इमरान खान होता है। आपको नजर आ जाएगा, आपको सारे बता देंगे कि इमरान खान क्या है और कितनी ज्यादा उसकी मकबूलियत है। लिहाजा 2026 भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान बाहर आए या ना आए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इमरान खान को डील करेंगे, वो तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। दूसरा, क्या इमरान खान इररेलेवेंट हो जाएगा, वो तो 2025 में भी कह रहे थे, नहीं हो पाया। आसिम मुनीर साहब के 3 साल नौकरी के गुजर गए, उन्होंने फिर एक्सटेंशन ले ली। जो अपने पहले 3 साल में वो इमरान खान को इररेलेवेंट नहीं कर पाए, तो ये अगले जो उन्होंने इस एक्सटेंशन के साल लिए उसमें वो क्या इररेलेवेंट करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। इमरान खान रेलिवेंट ही रहेगा। और देखें अब ये हुकूमत कर क्या रही है, ये हुकूमत ये कर रही है कि फौरी तौर पे इन्होंने तमाम तरक्याती मंसूबे रोक दिए। जब ये इक्तदार में आए ना 2023 में, इन्होंने तरक्याती मंसूबे रोक दिए थे। 2024 में इन्हें दोबारा इक्तदार मिला, इन्होंने फिर तरक्याती मंसूबे रोक दिए। तो ये पैसा जितना भी अवाम की जेबों से चोरी कर रहे हैं या जितना भी बाहर से कर्जा ला रहे हैं, उसको जमा कर करके दिखा रहे हैं कि जनाब देखिए हम कौमी खजाना भर रहे हैं, और बाद में इस पैसे को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, सियासी रिश्वत के तौर पे अचानक से अवाम में पैसा निछावर करेंगे। तो ये बात ये लोग ज़हन में रखें कि ये इलेक्शन से पहले अरबों रुपया भी बहा देना, इसके बावजूद लोगों ने इनकी बात नहीं सुननी। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, मैं साफ बात आपसे करूंगा, आपको ठीक लगे या गलत लगे, ये अब इंतखाबात जो आने वाले हैं ना, इनका कोई ताल्लुक कारकर्दगी से, रुपए पैसे से या आदादो शुमार पे नहीं है। ये कुछ उसूलों के ऊपर इंतखाबात होंगे। कौम ने इमरान खान को फिलहाल अपनी जिद बना लिया और इमरान खान की मकबूलियत का तोती बोलता है, ये सारे के सारे जानते हैं। अब हुकूमत ने एक जाली आदादो शुमार का एक डाटा जारी कर दिया है और इसमें मुल्की मुआशी तरक्की दिखा रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ दिखा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार कह रहे हैं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान में इतना बदतरीन सैलाब आया, सारे किसान कह रहे हैं हमारी तो फसलें ही तबाह हो गई, इनकी ज़रूरी पैदावार कहाँ बढ़ गई, किसी और मुल्क में बढ़ गई है। कहते जी सनती पैदावार बढ़ गई है। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सनती यूनिट हैं उनमें से 200 के करीब बंद हो चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, ये कह रहे हैं सनती पैदावार बढ़ गई है। भी सनती पैदावार कैसे बढ़ सकती है?
डेटा जो आ रहा है वो ये बता रहा है लगातार कि पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो बढ़ रहा है। ये कहते हैं नहीं जी हमारा खसारा कम हो रहा है। अच्छा, जितने भी मईशतदार है ना वो सर पकड़ के बैठ गए कि हुकूमती आदादोशुमार जो हुकूमत जारी कर रही है जाली, ये डाटा जो है ये काबिल फहम ही नहीं है। यानी कोई दिमाग वाला आदमी उसको समझ ही नहीं आती कि ये डाटा कुछ और दिखा रहे हैं, मार्केट के हालात कुछ और है, पाकिस्तान किसी और तरफ जा रहा है, इनका डाटा पाकिस्तान को कुछ और दिखा रहा है। ये इसहाक डार साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, नून लीग की ये पुरानी खामी है और ये इनकी पुरानी एक खामी है। अपने आप को ये क्वालिटी समझते हैं कि ये जाली डाटा जारी कर देते हैं। इस तरह की हरकतों और जालसाजियों की वजह से माजी में इनके खिलाफ जो है वो काफी आलमी सतह पे भी आवाजें उठ चुकी है। मुझे लगता है ये दोबारा फंस जाएंगे, जाली डाटा दे दे के दोबारा ये वही हरकत करेंगे। कैसर बंगाली साहब जो हैं वो बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं, हुकूमतों के अंदर रहे हैं, तर्जुमान रहे हैं, बहुत सारी बातें वो, यानी जो इकोनॉमिस्ट है ना बड़े बड़े पाकिस्तान के, उनमें से एक कैसर बंगाली साहब है। मैं इनको कई दफा मिला हूं, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया है। ये उन चंद लोगों में से है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डे वन से समझते हैं। वो ये कहते हैं और इनका दावा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। हम कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए, यानी जो मुल्क कर्जा ले और कर्जा वापस ना कर सके वो डिफॉल्ट होता है। एक्चुअली डिफॉल्ट कहते हैं किसे, कि एक बंदे ने कर्जा लिया, अब उसमें कर्जा वापस करने की सलाहियत नहीं है तो वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर देता है। ये है जी डिफॉल्ट। तो कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि जनाब ये डिफॉल्ट हम कर चुके हैं और कर्जा वापस करने के लिए चीन और सऊदी अरब ने अगर ये कह दिया कि हम रोल ओवर नहीं करते, यानी चीन और सऊदी अरब का जो अरबों डॉलर हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर वो किसी वक्त कहते हैं कि हम रोल ओवर नहीं करते तो मईशत पाकिस्तान की बैठ जाएगी। हम कर्जों के वेंटिलेटर पे हैं। जिस दिन हमने कह दिया कि हम आजाद मुल्क हैं उस दिन वेंटिलेटर में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ये जनाब कैसर बंगाली साहब ने दावा किया। अब किसान जो है, किसान पाकिस्तान जो चैनल है वो ये बता रहा है किसान की हालत कि 1800 रुपए में जो गंदम किसान से खरीदी गई थी उस वक्त सबको ये जोश चढ़ा हुआ था कि रोटी सस्ती रोटी सस्ती, और आज वही गंदम मार्केट में बाद औक़ात 5000 रुपए की भी मिल रही है। ये किसान पाकिस्तान चैनल है वो ये बता रहा है। 4000 तक तो मैंने भी सुना था, 4000 से ऊपर भी सुना था। अब वो ये कह रहे हैं 5000 तक पहुंच गई है। देखिए ये वो सीजन है जब गंदम बहुत छोटी छोटी है, अभी गंदम की फसल, और ये गंदम की कटाई जो है वो मई में होती है ज्यादातर पाकिस्तान में। फिर नई गंदम मार्केट में आएगी, तो जब नई गंदम मार्केट में आएगी तो मरियम नवाज अप्रैल में एक कैंपेन शुरू करेंगी जिसमें वो कहेंगी रोटी सस्ती कर दी है, तो किसान को फिर मारेंगे। किसान से गंदम लेंगे 1800, 2000, 2200 में, और बाद में जब ये गंदम अपने पास रख लेंगे, अपने गोदामों में जमा कर लेंगे पैसे वाले लोग, तो उसके बाद गंदम की कीमत 3000, 4000 हो जाएगी। अभी जो सरकार गंदम प्रोवाइड कर रही है मिलों को, वो 3000 रुपए में प्रोवाइड कर रही है। यानी हुकूमत 3000 रुपए में वो वाली गंदम मिलों को दे रही है जो किसान की बेचारे की 2200 की, 2000 की बिकी हुई है, बाद औक़ात 1800 की बिकी हुई है। तो किसान को इन्होंने फायदा नहीं दिया, सारा का सारा फायदा इन्होंने दिया मिडलमैन को, ताकतवर पैसे वालों को, सरमायादारों को। अब नाज़रीन इस वक्त जो ईरान के अंदर एक सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले इमरान खान की मकबूलियत की बात कर रहे थे। सरकारी सरपरस्ती में एक कवाली नाइट होती है वॉल्ड सिटी के अंदर, वहां पे बहुत सारे खानदान जमा हो जाते हैं, खवातीन भी हैं, और बड़ी शौक से ये लोग कवालियां सुनते हैं। कवाल थे फराद अहमद खान साहब। अब वहां फरमाइश शुरू हो गई, प्रोग्राम सरकारी सरपरस्ती में था, फरमाइश शुरू हो गई जी वो गाना गाओ कैदी नंबर 804 वाला, वो जिसके बोल हैं जेल अडियाला कैदी 804 होवे वो नक दा कोका। तो जनाब उन्होंने कहा जी, लोगों ने आवाज लगाना शुरू कर दी, गाना गाओ। वो फरमाइश के ऊपर वो कवाल बेचारे जो है उन्होंने वो गाना गा दिया, उनके ऊपर पर्चा हो गया दहशतगर्दी का। अब वो जो कवाल है फराद अहमद खान साहब, उन पे मुकदमा हो गया, और तीन जो कोई 2-3 वॉल सिटी के कोई बंदे हैं वो भी अफसर कोई मुअत्तल हो गए हैं। आप अंदाजा करें कि एक गाने से, इमरान खान के जिक्र से इनकी टांगें इतनी कांप जाती हैं, तो ये उसका मुकाबला इलेक्शन में करेंगे, मुमकिन नहीं है। अब नाज़रीन ईरान के अंदर मुजाहरे जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, 40 शहरों तक मुजाहरे फैल गए हैं। अब तक 12 अफराद की जान चली गई है ईरान में। ये क्यों हो रहा है? देखिए हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ईरान के मौजूदा रिजीम को बहुत पसंद करते हैं, फिरका वारियत का मामला भी है। ईरान में दूसरी हुकूमत भी कोई आएगी तो वो उसी फिरके की आएगी, लेकिन जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। आलमी सतह पर ईरान पर लगातार पाबंदियां, उसकी वजह यह है कि इसराइल के साथ ईरान का एक फड्डा है और अमेरिका के साथ उनका एक फड्डा है, और आलमी सतह पर उन्हें पाबंदियों का सामना। उन पाबंदियों की वजह से
ईरान की मईशत गिरती जा रही है। अमेरिका का बड़ा पुराना एक ख्वाब भी है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, लेकिन अमेरिका जमीन पे उतर के नहीं कर सकता। ये जब भी खड़े होंगे ईरान के अवाम खड़े होंगे। अब ईरान के अंदर जो मुजाहरे शुरू हो गए हैं, ये पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने में मुजाहरे हो रहे हैं जिनसे ये समझ आ रही है कि कम से कम ईरान के अवाम की एक तादाद, एक मखसूस तादाद, मैं ये नहीं कहता सारा का सारा ईरान, लेकिन एक बड़ी तादाद ईरान के अवाम की महंगाई के खिलाफ और ये जो उनकी करेंसी की गिरावट है उसके खिलाफ बाहर निकल आई और वो हुकूमत से नाराज है। अमेरिका जो है वो अवाम के साथ खड़ा हो गया। इसके बारे में उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट भी आया हुआ, वो आपने पढ़ा भी है, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया कि उन्होंने धमकी लगाई ईरान को कि मुजाहिरीन पे गोली मत चलाना, वरना हम इनके लिए पूरे तैयार हैं, हम आ जाएंगे इनकी मदद करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी लगाई। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द हर तरफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द रजीम चेंज भी हो रहे हैं, अवामी इनकलाब भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बार बार एक दस्तक देती है अवामी तहरीक, लेकिन वो अपने आप को इनकलाब में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। हाँ, ये जरूर था कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में एक शानदार इनकलाब आया था। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अवाम ने नाको चने चबवा दिए थे। आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी ताकत के बावजूद अपने सारे सियासी साथियों के साथ मिलकर भी इलेक्शन में अवाम के हाथों बदतरीन शिकस्त खा गए थे और यह शिकस्त नस्लों तक याद रखी जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं अगले इलेक्शन में क्या होना है। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से लेकर अब तक 1 करोड़ नया वोटर बन चुका है। ये जो 1 करोड़ नया वोटर बना है, ये किसको वोट डालेगा? आप सारे जानते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये वोटर कौन है? ये जेन जी है, जेन जी। ये जेन जी है, ये वो नौजवान है जो सन 2000 के एड़े गेड़े में पैदा हुए। तो ये जो जेन जी है ना, अब इनकी बारी है और ये सारे के सारे खड़े हुए हैं इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट होके। तो ये तो जहां पे जिस जमात को या जिस ग्रोह को फौज सपोर्ट करेगी उसके खिलाफ वोट डालेंगे। ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये इमरान खान के साथ जाएंगे। वो इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं। और ये जेन जी है, इसने नाक में दम किया हुआ है। अभी आने वाले वक्त में 1 साल आपका और गुजरेगा, 50 लाख और वोटर आ जाएगा। अभी 2-4 साल आप गुजरने दें, जेन अल्फा तैयार हो रही है। ये जो जनरेशन अल्फा है ना, ये जिस वक्त आपके सामने आएगी वो बहुत लीथल है, आपको लग पता जाएगा। हमारे बच्चों को बड़ा होने दीजिए, वो आपको बताएंगे कि लड़ाई लड़ते कैसे और बयानियां बनाते कैसे हैं। वो आपकी सियासत लपेट के आपको वापस दे देगी और सबका किबला दुरुस्त कर देगी। ये जेन जी और जेन अल्फा, इनके हाथ में जब चीजें आएंगी ना, तो फिर फैसला साज फैसले नहीं कर पाएंगे। फिर ये आपसे मनवा लेंगे जो इन्होंने मनवाना होगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं ये देख भी रहा हूं। मैंने बच्चों के तेवर देखे हैं। आज प्राइमरी स्कूल के अंदर जाके आप आवाज लगाएं, आपको पता चलेगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे आज कहां खड़े हैं। नाज़रीन, आईएमएफ से कर्जा लेने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ गया दुनिया में। यानी वो ममालिक जो आईएमएफ से बहुत बड़े बड़े कर्जे ले चुके हैं, उनमें पाकिस्तान 4थे नंबर पे है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों की जो फहरिस्त है उसमें 4थे नंबर पे आ गया। आप देखें ना, एक ही साथ आजाद हुए दोनों मुल्क। पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत ज्यादा है, भारत के पास भी है। तो भारत जो है वो दुनिया की 4थी बड़ी मईशत बन गया और पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ का 4था सबसे बड़ा मकरूज बन गया। फर्क क्या? भारत में मार्शल लॉ नहीं लगते, भारत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनकी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करती। चीन की मिसाल ले लेना, हमने असल में निजाम दिखाया कुछ, चलाया कुछ, जमहूरियत दिखा के डिक्टेटरशिप चलाते रहे। तो दोगला निजाम कभी भी नहीं चलता जिसकी ख्वाजा आसिफ तारीफें करते। आपको या डिक्टेटरशिप लानी है तो पूरी डिक्टेटरशिप लाके चलानी है, आपको अगर जमहूरियत लानी है तो पूरी जमहूरियत लाके चलानी है। ये दोगले निजाम नहीं चलते होते। पाकिस्तान इसीलिए मार खा गया। आप देखें ना, चाइना के अंदर जो सिस्टम है उसको लोग डिक्टेटरशिप समझते हैं, 1 पार्टी सिस्टम। लेकिन चाइना 1949 में आजाद हुआ, उसके 50 करोड़ लोग उस वक्त गरीब थे। 2020 में 70 साल के बाद उनका एक आदमी भी गरीब नहीं था। उन्होंने गुर्बत की लकीर ही मिटा दी कि कोई गरीब बाकी नहीं बचा, सारे गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गया। पाकिस्तान बना तो लगभग 1.5-2 करोड़ गरीब थे और इस वक्त पाकिस्तान में आधा पाकिस्तान गरीब है, गुर्बत की लकीर से नीचे।
तो हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना ये सिस्टम समझ आया ना वो सिस्टम समझ आया, और इसकी वजह से हम लगातार नुकसान उठा रहे हैं, दुनिया से पैसा मांगते जा रहे हैं। कैसर बंगाली साहब की बात आपने सुन ली। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट यमन में हुई है। सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस को यमन में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। ये मोहम्मद बिन सलमान की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं, सऊदी अरब की गवर्नमेंट, कि यमन के अंदर एक हुकूमत बने और एक मरकजी हुकूमत बने जो पूरे यमन को कंट्रोल करे। ये अलग अलग हिस्सों में यमन का बट जाना या छोटी रियासतें वहां बन जाना या अलग अलग ग्रोहों का अलग अलग जगहों को कब्जा कर लेना, ये सऊदी अरब को सूट नहीं करता। यमन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये सऊदी अरब को सूट करता। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। हजरमौत का जो दारुल हुकूमत है मकला, वहां पे जो सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेज हैं वो दाखिल हो गई हैं। जो अमाराती हमायत याफ्ता फोर्सेज या जो अमारात की अपनी फोर्सेज हैं वो वहां से निकल गई हैं, और सऊदी अरब ने साबित किया है कि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने, पिछले एक हफ्ते में सऊदी अरब ने ये बात साबित की कि यहां इस खित्ते की क़यादत उन्हीं के पास है। मशरिक़ वस्ता में, इस रीजन में जो अरब ममालिक हैं इनमें वो तगड़े हैं सबसे, ये क़यादत उनके पास है और कोई दूसरा उनके हम पल्ला इन अरब हुक्मरानों के अंदर नहीं है। ये सऊदी अरब ने साबित किया। और उसकी एक वजह जो है वो खादमैन हरमैन शरीफैन का एक टाइटल है उनके पास, वो एक बहुत सादत भी, एक बड़ी वजह ये भी है। दूसरा, सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पैसा बहुत है, फिर उसके जो दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं वो भी अलग नौइयत के हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर, और दूसरा जो बाकी ममालिक हैं वहां पे अरब ममालिक, उनके सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बाकी आपस में उनके नहीं है, तो सऊदी अरब की तरफ सारे देखते हैं। तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने क्लिप देखा इसार राणा साहब का। इसार राणा साहब ना एक प्रोफेसर की तरह समझाते हैं, बाद वक़्त बड़ा मजा आता है। इफ्तिखार अहमद साहब आप सारे जानते हैं, जंग और जियो ग्रुप के नून लीग के लिए इनकी हमायत जरा ज्यादा होती है। वो खुद कहते हैं नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, भाई है, तो उन्हें ओहदे शोदे भी देते रहे नून लीग के हुक्मरान यहाँ पंजाब के अंदर। तो उन्होंने कहा जनाब कि मुल्क चल रहा है, इदारे चल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा। तो इसार राणा साहब ने बड़े आराम से उनको जवाब दिया कि मैं यहां से बाहर निकल के इफ्तिखार की गाड़ी चोरी करके ले जाता हूं, जब ये लेने आएंगे तो मैं इन्हें कहूंगा गाड़ी चल रही है, ये देखो आप क्यों लेने आ गए हैं। मैं इनके घर पे कब्जा कर लेता हूं जाके, ये जब कब्जा छुड़वाने के लिए आए या कब्जा वापस लेने के लिए आए तो मैं इन्हें कहूंगा देखो लाइटें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, क्यों आ गए हो वापस लेने के लिए अपना घर। तो ये हुकूमत बनी कब्जे से है, ये चल कैसे रही है, ये बहुत बाद की बात है। पहली बात ये है कि ये कब्जा छूटना चाहिए।